बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस वी वर डिस्कसिंग अबाउट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टमक के लेवल पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की जनरेशन कैसे होती है, वो कैसे मेंटेन रहती है। नॉर्मल फिजियोलॉजी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की कि स्टमक के अंदर पाइटल सेल्स होते हैं जहाँ से HCl की प्रोडक्शन होती है जो कि HCl ल्यूमेन में जाता है। इन रिस्पॉन्स बाइकार्ब जो है वो ब्लड के अंदर ही एब्जॉर्ब होता है, लेकिन यही HCl स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे जाके बाइकार्ब के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है और ब्लड के अंदर नॉर्मल एसिड बेस होम्योस्टेसिस मेंटेन रहती है। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कैसे डेवलप होगी। उसके लिए ये है कि जो HCl ल्यूमेन के अंदर बना है, ये इसकी सामने स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है कि कार्बोनिक एनाइडेज एंजाइम होता है पैराइटस सेल्स के अंदर। ये स्टमक के लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि वाटर और CO2 को लेके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्ब में। हाइड्रोजन आयन ये जो ल्यूमिनल साइड पे हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase है, ये हाइड्रोजन इसको यूज़ करेगा और ल्यूमेन के अंदर इसको ट्रांसफ़र करेगा। साथ ही जो पोटेशियम आयन है वो इन रिस्पॉन्स इनसाइड द सेल आएगा और यही पोटेशियम आयन इस पोटेशियम चैनल्स के थ्रू दोबारा ल्यूमेन में चला जाएगा रीयूज़ होने के लिए। जो बाइकार्ब इधर जनरेट हो रहा है, ये ब्लड के अंदर जो ब्लड वाली साइड है, ये हमारी ब्लड वाली साइड है। एक एनाइन एक्सचेंजर होता है जो कि बाइकार्ब को रीअब्जॉर्ब करता है और साथ ही क्लोराइड आयन को इनसाइड द सेल लेके आता है। ये क्लोराइड आयन फिर इस क्लोराइड चैनल के थ्रू ल्यूमेन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ल्यूमेन के अंदर HCl की प्रोडक्शन हो रही होती है और उतना जितना क्लोराइड ल्यूमेन के अंदर आता है उतना ही बाइकार्ब आयन ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब होता है। हमने ये डिस्कस किया था कि स्टमक की ऑस्मोलैरिटी 300 मिलियोस्मॉल पर लीटर होती है, मिलियोस्मॉल पर लीटर, जिसमें से 150 क्लोराइड आयन होते हैं और 150 कैटाइंस होते हैं। जो कैटाइंस हैं उसमें हाइड्रोजन आयन्स हैं, सोडियम आयन्स हैं और पोटेशियम आयन्स हैं। ये इनका बैलेंस मेंटेन रहता है। अब ये हो कि अगर वॉमिटिंग जब होती है तो HCl बॉडी से निकल जाता है स्टमक से इन द प्रेजेंस ऑफ वॉमिटिंग और गैस्ट्रिक सक्शन। अगर गैस्ट्रिक सक्शन है, किसी को NG ट्यूब लगी हुई है, तो स्टमक से ये कंटेंट निकलेगा और ब्लड के अंदर बाइकार्ब फौरी तौर पे बढ़ जाएगा। ये HCl नॉर्मली जो कि न्यूट्रलाइज होना था स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे, इस बाइकार्ब के साथ मिलके अब वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा, वो ब्लड बॉडी के अंदर बॉडी से बाहर निकला है। तो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर बाइकार्ब की क्वांटिटी बढ़ गई, तो फौरी तौर पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की जनरेशन होती है। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ऑफ जनरेशन। अब ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मेंटेन कैसे रहती है, उसके लिए ये आपके सामने ये दिखा हुआ है कि जब वॉमिटिंग होती है तो आपको पता है बॉडी सिक्रीशंस, बॉडी फ्लूइड्स बॉडी से बाहर जाते हैं, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट होती है। मीनवाइल जब वॉमिटिंग हुई, बाइकार्ब ब्लड के अंदर बढ़ा। जैसे ही बाइकार्ब बढ़ा, किडनी ने बाइकार्ब सेंस किया और उसने डायूरेसिस स्टार्ट कर दी। एट द लेवल ऑफ PCT उसकी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और उसकी डायूरेसिस स्टार्ट होती है। इन दोनों प्रोसेस से फ्लूइड की डेफिशिएंसी होती है और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी इस वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हमें पता है जब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट होती है तो रेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है और एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन बढ़ जाती है। अब जब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है तो दोनों जगह से बाइकार्ब की रीअब्जॉर्प्शन दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो एट द लेवल ऑफ PCT सोडियम बाइकार्ब की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी बिकॉज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है। और इसी तरह जो कलेक्टिंग डक्ट्स के लेवल पे वहाँ भी बाइकार्ब की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। वहाँ कैसे बढ़ेगी, अभी हमने डिस्कस किया कि रेनिन आया, रेनिन ने एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन की। एल्डोस्टेरोन ने जाके एपिथेलियल सोडियम चैनल्स जो कि प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उन पे एक्ट किया और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गई। जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ी तो ल्यूमिनल साइड पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। उसको कंपनसेट करने के लिए सेल से पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन ल्यूमिन के अंदर आए। जब ये आए, यूरिन के अंदर से ये निकले तो पीछे ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और हाइपोकैलेमिया जनरेट हुआ। तो इस तरह किडनी के लेवल पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की मेंटेनेंस हो रही होती है। अब ये जो पोटेशियम आयन है ब्लड के अंदर ये कम हुआ है, हाइपोकैलेमिया हुआ है, ये फर्दर इस साइकिल को विशेष करता है और वो फर्दर एक्टिवेट करता है प्रोसेसेस को जो कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को फर्दर वर्स करते हैं। वो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है कि वो कैसे करता है। सबसे पहले तो एक ट्रांस सेलुलर शिफ्ट होता है। जितने भी सिस्टेमिक सेल्स हैं, जब एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम कम होगा तो क्या होगा कि इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल मूव करेगा।
जब वो मूव करेगा तो इनसाइड द सेल जो नेगेटिव क्रिएट हुआ है चार्ज, उसको कंपनसेट करने के लिए हाइड्रोजन आइन एक्स्ट्रा सेलर से इनसाइड द सेल आएगा। जब हाइड्रोजन आइन मूव करेगा इनसाइड द सेल तो पीछे बाइकार्ब की एक्सेस होगी, तो इसलिए इस तरह बाइकार्ब की जनरेशन ज़्यादा होगी। दूसरा फिनोमेना यह है कि अमोनिया जेनेसिस होगी एट द लेवल ऑफ पीसीटी। ये आपके सामने पीसीटी का सेल दिखाया हुआ है। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोकैलेमिया, ये एक चैनल्स होते हैं पीसीटी के ऊपर, SNAD3 चैनल्स, जो कि जहाँ से अमाइनो एसिड्स इनसाइड द सेल आते हैं। इन चैनल्स की अप रेगुलेशन हो जाती है। जब अप रेगुलेशन होती है तो ग्लूटामिन ज़्यादा इनसाइड द सेल मूव करता है, तो उसकी ब्रेकडाउन से जो कि ग्लूटामेट बना, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना। इन द प्रेजेंस ऑफ टू एंजाइम्स ग्लूटामिनेस एंड ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेस, तो इन प्रोसेस के अंदर अमोनिया की प्रोडक्शन होती है, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सिमिलरली इधर से 2 बाइकार्ब की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो ये बाइकार्ब जो है ये अमोनिया ल्यूमिनल साइड पे जाके यूटिलाइज होता है और बाइकार्ब ब्लड के अंदर चला जाता है, और वहाँ पे ये ब्लड वाली साइड है हमारी, और वहाँ पे बाइकार्ब की एक्सेस हो जाती है। ठीक है, एक ये मैकेनिज्म है। तीसरा मैकेनिज्म हमने ये डिस्कस किया कि इंटरक्लेटेड जो सेल्स हैं, अल्फा सेल्स हैं एट द लेवल ऑफ डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट्स, उनमें ल्यूमिनल साइड पे एक चैनल्स होता है सोडियम पोटाशियम ATPase और हाइड्रोजन ATPase, 2 चैनल्स होते हैं। ये जो हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase है, ये हाइड्रोजन आइन और पोटाशियम आइन को इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल मूव कराता है। अगर तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो पोटेशियम को कंजर्व करेगा, हाइड्रोजन आइन को ल्यूमेन के अंदर भेजेगा। अगर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है तो हाइड्रोजन आइन को कंजर्व करेगा और पोटेशियम को इनसाइड द ल्यूमेन लेके जाएगा। अब इस कंडीशन में चूंकि हाइपोक्लीमिया है तो पोटेशियम कंजर्व होगा, हाइड्रोजन बाहर आएगा, तो पीछे सेल के अंदर बाइकार्ब की एक्सेस हो जाएगी। तो इस तरह मेटाबॉलिक एल्कोसिस की ये वर्सनिंग होगी। अब इन प्रोसेसिंग के थ्रू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मेंटेन हो रहा होता है। अब हमने ये देखना है कि यूरिन के अंदर किस तरह की चेंजेस आती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में। जैसे हमने हमारी एग्जांपल के अंदर हमने ये लिखा है कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन विद परसिस्टेंटली लो यूरिन क्लोराइड। अब ये होता है कि जब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट होती है तो सब चीज़ें अब्जॉर्ब हो रही होती हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से भी रीअब्जॉर्प्शन होती है, डिस्टल से भी होती है। तो यूरिन के अंदर सोडियम भी कम होगा, पोटेशियम भी कम होगा, बाइकार्ब भी कम होगा और क्लोराइड भी कम होगा। अब होता क्या है कि फॉर द टाइम वो शॉर्ट लिमिटेड पीरियड के लिए जिस वक्त वोमिटिंग होती है, जैसे ही वो बाउट वोमिटस का बॉडी से निकलता है तो उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ब्लड के अंदर बाइकार्ब बढ़ता है। जब बाइकार्ब बढ़ता है तो किडनी उसको सेंस करते हुए डायूरेसिस करती है बाइकार्ब की, जो कि सोडियम साल्ट की फॉर्म में होता है। ये सोडियम बाइकार्ब जब बॉडी से यूरिन के अंदर आ रहा होता है एक्सेस, तो वो फिर सोडियम ज़्यादा सेंस होता है। इस तरह फिर यूरिन के अंदर उस वक्त सोडियम ज़्यादा होगा, बाइकार्ब भी ज़्यादा होगा, पोटेशियम भी ज़्यादा होगा, लेकिन क्लोराइड परसिस्टेंटली लो होगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमें जो चेंजेस यूरिन में मिलेगी, जिससे हम डायग्नोसिस में हमें हेल्पफुल होगा। जो इस तरह हम देखें कि यूरिन परसिस्टेंटली लो होगा, लेकिन फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो सोडियम बाइकार्ब और पोटेशियम है वो यूरिन के अंदर ज़्यादा होंगे, और रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए यूरिन के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम होंगे।